हम लोग फ्लॉयड की वापसी का इंतजार करने लगे। हमारे दरमियान ये तय पा गया था कि इस मामले से निमटकर तहजीब जोजी की हैसियत से अपने कमरे में पहुंच जाएगी और वहां जाकर बीमार पड़ जाएगी। मैं फ्लॉयड पीटरसन के क्वार्टर में जाकर आराम करूंगा और उसके बाद हमारी दोबारा मुलाकात उस वक्त होगी जब सूरत हाल हमारे काबू में आ जाएगी। और भी बहुत सी बातें ज़ेरे बहस रहीं। मसलन तहजीब ने कहा कि कैथी ब्राउन और मेको याय की अचानक गुमशुदगी क्या सबके लिए परेशान कुन नहीं होगी, जिस पर मैंने कहा कि वो उस शख्स को भूल रही है जो मेको याय की हैसियत से वहां पहुंचा था और कैथी ब्राउन को निकाल लाया था। क्या वो शख्स यहाँ रहने वालों में से कोई नहीं होगा? मुमकिन है जनरल टेरेस हो या मुमकिन है कोई और। इसलिए हमें तो सिर्फ ये देखना होगा कि बाद के हालात क्या रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हमने दूर से फ्लॉयड को आते हुए देखा। वो मोहतात अंदाज में आ रहा था। वापस आकर उसने कहा, मैंने तमाम गार्ड्स की ड्यूटी तब्दील कर दी है। अब बगली रास्ते की समत जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हम उन लोगों को बआसानी निकाल सकते हैं जनाब, जिन्हें आप महल से कहीं मुंतकिल करना चाहते हैं। मैंने कहा, शुक्रिया, तुम्हारा ये ताउन हमेशा याद रहेगा। फ्लॉयड ने कहा, मैं आपका खादिम हूँ मिस्टर मेको याय। आपकी इनायत है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैंने कहा, आओ अंदर आओ, अभी तुमसे एक और काम भी है। फ्लॉयड अंदर दाखिल हो गया। वो आगे बढ़ा तो मैं उसके अक़ब में था। मैंने उसकी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये घूंसा इतना ताकतवर था कि फ्लॉयड अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और फर्श पर जा गिरा। उसके बाद उसे मौका देना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। तहजीब ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने उसकी कनपटियों पर शदीद दबाव डाला और चंद लम्हात के बाद उसका बदन ढीला पड़ गया। तब मैंने उसे पलट दिया। फ्लॉयड की आंखें बंद थीं, वो बेहोश हो चुका था। उसके फौरन बाद ही मैंने अपने काम का आगाज कर दिया था। तहजीब इस सिलसिले में मेरी मदद कर रही थी। जिस तरह भी मुमकिन हो सका मैंने फ्लॉयड का मेकअप किया। जाहिर है जल्दबाजी में काम सही तौर पर नहीं हो सकता था, लिहाजा उस काम में तकरीबन 30 मिनट सर्फ हो गए और फिर उसका लिबास वगैरह पहनने के बाद मैं तैयार हो गया। मैंने तहजीब मैल्कम एक्स की जानिब सवालिया निगाहों से देखा तो उसने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी और बोली, इतने अच्छे मेकअप पर मैं तुम्हें मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सकती। ऐसे हंगामी वक्त में इतना उम्दा काम कर लेना आसान बात नहीं होती। तुम इंतहाई फौलादी आसाब के इंसान हो। सारा काम मुकम्मल हो चुका था। ये सब कुछ करने की जरूरत पेश ना आती अगर बेचारी तहजीब मैल्कम एक्स को धोखा देना मकसूद ना होता। लेकिन अब अपने मकसद की तकमील के लिए हर एहसास को दबा देना जरूरी था। फ्लॉयड बेचारे ने हमारे लिए वाकई आसानियां पैदा कर दी थीं। चुनाचे जोजी यानी तहजीब मैल्कम एक्स, जो अब नई हैसियत में थी, मेरे साथ साथ बगली दरवाजे तक गई। मैंने पहले फ्लॉयड ही के बेहोश बदन को उस लैंड रोवर तक पहुंचाया था जो फ्लॉयड ने खुद वहां लाकर खड़ी की थी। उसकी चाबी भी फ्लॉयड ही के पास से बरामद हो गई थी। उसका पूरा लिबास अब मेरे बदन पर था और उस लिबास में मौजूद हर चीज मेरी मिल्कियत बन चुकी थी। फ्लॉयड के बाद जोजी को वहां तक पहुंचाया गया। फ्लॉयड के ईमा पर उस तरफ पहरेदारों ने गश्त खत्म कर दिया था। उससे मुझे ये अंदाजा भी हुआ था कि अगर महल में कोई बड़ी साजिश हो तो फ्लॉयड को साथ शामिल किए बगैर उसे अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल होगा। वो बैरूनी अफराद को महल में लाने में सबसे ज्यादा मुआवन साबित हो सकता था। मालूम नहीं जनरल टेरिस ने फ्लॉयड पर निगाह क्यों नहीं रखी, या फिर ये भी मुमकिन है कि फ्लॉयड दरपर्दा जनरल टेरिस का आलाकार हो। उसका फैसला बाद ही में हो सकता था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने तहजीब से कहा कि अब वो जोजी के कमरे में चली जाए और मेरे कमरे का रुख न करे। मैं वहीं पर मुनासिब वक्त में उससे मुलाकात करूंगा। जोजी गर्दन हिलाकर वापस चली गई थी। बगली दरवाजा उसने अंदर से बंद कर दिया था। मैं लैंड रोवर लेकर चल पड़ा। एहतियातन मुझे उन दोनों को वहीं पहुंचाना था जहां वॉल्ट मोबाइल को कैद किया गया था। फ्लॉयड पीटरसन की हैसियत से उस जगह मेरा दाखिला मुमकिन नहीं था जहां ग्रीन पोल के अफराद वॉल्ट मोबाइल के मुहाफिज और निगरान थे, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास बंदोबस्त था। ग्रीन पोल का मखसूस कार्ड मैंने एहतियातन अपने पास रख लिया था ताकि उसके जरिए मुझे इस काम में दिक्कत ना हो। पूरी कार्रवाई में तकरीबन 2 घंटे सर्फ हो गए थे और जब मैं लैंड रोवर में वापस महल पहुंचा तो तकरीबन 4:45 बज रहे थे। थकन से बुरा हाल था। पहरेदारों ने दरवाजा खोल दिया और मैंने लैंड रोवर को उसकी मखसूस जगह खड़ा कर दिया जो फ्लॉयड पीटरसन की रिहाइश गाह के बिल्कुल करीब थी। उसके बाद मुझे फ्लॉयड की रिहाइश गाह पर ही आराम करना था और मैं जानता था कि सोना नसीब नहीं होगा क्योंकि कुछ देर बाद ही फ्लॉयड पीटरसन की ड्यूटी शुरू हो जाती थी। एक मसला ये था कि फ्लॉयड पीटरसन की रिहाइश गाह में कितने मेंबर मौजूद हैं, उनके बारे में भी अंदाजा लगाना जरूरी था। लेकिन जब मैं वहां दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि फ्लॉयड पीटरसन तन्हा रहता था। उसके अहले खानदान यहाँ मौजूद नहीं थे। गलतियां हो ही जाती हैं। इस सिलसिले में तहजीब से भी मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन जो कुछ हुआ इतनी जल्दबाजी में और इस तरह हुआ कि बाज़ जुज़ियात पर नजर नहीं गई, लेकिन तकदीर साथ दे रही थी।
अब तक जो कुछ हुआ था वो मेरी मर्जी के मुताबिक था। अब देखना ये था कि उसके बाद क्या सूरत हाल रहती है। काफी देर तक बैठकर वक्त गुजारा, सोचता रहा था। फ्लॉयड पीटरसन की शख्सियत के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी। ये तक नहीं जानता था मैं कि वो यहाँ तन्हा रहता है। इन हालात में सूरत हाल को काबू में रखना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। अब जो कुछ भी हो, सुबह को उठकर गार्ड्स की ड्यूटियां तब्दील की और जरूरी उमूर की निगरानी करने लगा ताकि मामूलात में तब्दीली महसूस ना हो। अपनी दानिस्त में मैं अपना किरदार बखूबी निभा रहा था। महल के अंदरूनी गोशों में भी गया। बज़ाहिर हालात पुरसुकून थे और अब तक मीको जाए या कैथी ब्राउन की गुमशुदगी के सिलसिले में किसी किस्म की तशवीश का एहसास नहीं हो सका था। तहजीब मैल्कम एक्स भी जोजी की हैसियत से अपने मामूलात में मसरूफ थी। मैं जानबूझकर कई बार उसकी तरफ गया था ताकि उसकी पोजीशन का जायजा लूं, लेकिन जो मालूम होता था कि उस तरफ भी किसी की तवज्जो नहीं गई है। जिन हालात से वॉल्टर मोबाइल दो चार था, उसके पेश नज़र महल के इंतजामात मुनासिब नहीं थे। यकीनन जनरल टेरिस ही उसका जिम्मेदार होगा। उसकी कोशिश यही रही होगी कि वॉल्टर मोबाइल अपना बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। इस दौरान अभी तक जनरल टेरिस की शक्ल नजर नहीं आई थी और ये भी अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कैथी ब्राउन से मिला है या नहीं। मैं बेचैनी से उसकी सूरत देखने का मुंतजिर था। दोपहर को तकरीबन 1 बजे मैं वापस अपनी रिहाइश गाह में आ गया। ये लंच का वक्त था और फ्लाइट की हैसियत से मैं लंच करने के लिए आया था। दोपहर का खाना महल के मुलाजिमों ने मेरी रिहाइश गाह ही में पहुंचा दिया था। खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने लेट गया। सारी रात जागते हुए गुजर चुकी थी, इसलिए जहन बोझल बोझल सा था, लेकिन कुछ इस तरह का इज़्तिराब जहन पर था कि नींद भी नहीं आ रही थी। लेटने के बावजूद मेरी पलकें नहीं झपकी। थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने भारी आवाज में उससे कहा, आ जाओ। दुबला पतला एक आदमी अंदर दाखिल हो गया था। महल ही के मुलाजिमों का सा लिबास पहने हुए था। उसने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और आहिस्ता से बोला, सर, जनरल टेरिस आपको ओल्ड विंग में तलब कर रहे हैं। मैं चौंक कर उठ बैठा। मैंने कहा, 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मुलाजिम खामोशी से सर झुका कर खड़ा हो गया। मैंने फौरन जूते वगैरह पहने और फिर मुलाजिम के साथ ही बाहर निकल आया। ओल्ड विंग महल के दूसरी समत के हिस्से को कहा जाता था। ये बात मुझे मालूम थी, लेकिन जनरल टेरिस वहाँ किस जगह मौजूद था इसका मुझे अंदाजा नहीं था। इसलिए मैंने मुलाजिम को साथ ही रखा और मुलाजिम मेरे साथ ओल्ड विंग में आ गया। उसने एक समत इशारा करते हुए कहा, जनरल वहाँ मौजूद हैं। मैं खामोशी से उसी समत बढ़ गया, लेकिन ये थोड़ा सा फासला मेरे लिए बड़ा ही सनसनीखेज था। जनरल टेरिस ने खास तौर से फ्लॉयड को तलब किया था। इसका मकसद है कि मेरे शुकूक व शुबहात किसी हद तक दुरुस्त थे, यानी फ्लॉयड जनरल टेरिस के आदमियों में से था। ये बहुत उम्दा बात थी। अब देखना ये था कि जनरल टेरिस कैथी ब्राउन से मिला है या नहीं, और अगर मिला है तो उसके तासुरात क्या हैं। लेकिन फ्लॉयड की हैसियत से मैं उससे ये बात नहीं मालूम कर सकता था। तहाँ मैंने कुछ फैसले किए और बिलाखिर जनरल के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जनरल ने उस जगह अपना बाकायदा दफ्तर बना रखा था। बहुत शानदार डेकोरेशन की गई थी उस दफ्तर की। एक बड़ी सी शीशे की मेज के पीछे जनरल टेरिस बैठा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने आहिस्ता से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो फ्लॉयड। मैंने पलट कर दरवाज़ा बंद कर दिया और जनरल के सामने पहुंच गया। फिर बोला, क्या सूरत हाल है? मैंने कहा, हस्बे मामूल जनाब, कोई तब्दीली नहीं है। वो बोला, ये बताओ मीको याई की क्या पोजीशन है, वो कहाँ है? मैंने कहा, उन्हें रात से नहीं देखा गया जनाब। जनरल को मेरी आवाज़ पर शुबा नहीं हो सका था। उसके चेहरे पर खासी उलझन नजर आ रही थी। वो बोला, कैथी ब्राउन भी मौजूद नहीं है। मैंने कहा, मैडम के बारे में मैंने कोई अंदाजा नहीं लगाया। वो बोला, फ्लॉयड, सूरत हाल बेहद खौफनाक हो गई है। हमें फौरी तौर पर मिस्टर मीको याई से मिलना है। किसी तरह तुम उसके बारे में कुछ पता लगा सकते हो? मैंने जवाब दिया, आप जो हुक्म दें जनाब। वो बोला, महल के अंदर कोई ऐसी नकलो हरकत तो नहीं देखी गई जिसे तुमने अजनबी महसूस किया हो? मैंने कहा, बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। दफतन जनरल चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद पहली बार उसे मेरी आवाज़ पर शक हुआ था। वो मुझे घूरता रहा और फिर उसके अंदाज में एक नुमाया तब्दीली पैदा हो गई। उसने कहा, इधर आओ, मेरे सामने बैठो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मेज के सामने पड़ी हुई कुर्सी को खिसकाते हुए मैंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन बैठ गया। जनरल खामोशी से मुझे देख रहा था और फिर दफतन उसका मेज के पीछे से पोशीदा हाथ बुलंद हुआ और उसमें मैंने .38 का पिस्टल चमकते हुए देखा। स्याह रंग के पिस्तौल की नाल का रुख मेरी ही जानिब था। जनरल की आंखें खौफनाक होती जा रही थी। उसकी फुनकारती हुई आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं जनरल। वो बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड की मोहलत देता हूँ। तुम फ्लॉयड नहीं हो, फौरन बताओ कौन हो तुम, वरना ये कमरा साउंड प्रूफ है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर जनरल का चेहरा हवन्नकों जैसा हो गया। फिर उसके चेहरे पर सख्त जुनून के आसार नजर आने लगे। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2,
3। मैंने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। कहा, प्लीज जनरल, पिस्तौल रख लीजिए। आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं आपकी गहरी निगाह की दाद देता हूँ। किसी और को मुझ पर कोई शुबा नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल जनरल टेरिस मामूली जहानत का आदमी नहीं है। जनरल गुर्राती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, आपका दोस्त मिकोयाय। ताज़ा सूरत हाल के लिए मैं पूरी तरह तैयार था। अगर जनरल मेरी इस हैसियत को तस्लीम नहीं करता तो फिर उसे बदतरीन खसारे से दो चार होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। जाहिर है मैं अपनी शख्सियत को मंजर आम पर नहीं ला सकता था। वो बोला, क्या मतलब? मेरे इस इजहार ने जनरल के हाथ में एक लम्हे के लिए लर्जिश पैदा कर दी। मैंने कहा, मैं मिकोयाय हूँ, जिसने आपसे मुलाकात की थी और जिसने आपको ये पैगाम दिया था जनरल के साउथ पार्क हेवन में कोई आपका मुंतजर है। जनरल बोला, ओह, नाकाबिले यकीन, लाजवाब। उसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और अपनी कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया। फिर बोला, मुझे यकीन दिला दो कि तुम पार्को हो, उसके बाद ही मैं तुमसे खुलकर गुफ्तगू कर सकूंगा। तुमने वाकई मुझे चकरा कर रख दिया है। मैंने कहा, जनरल अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं अपना ये मेकअप उतारे देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा मेकअप करना होगा। वो बोला, तुम, ताज्जुब है, फ्लॉयड कहाँ गया ये बताओ। मैंने कहा, जनरल पहले आपसे कुछ सवालात करने हैं, बराह करम इसे गुस्ताखी न ख्याल करें बल्कि एक ज़रूरत समझें। वो बोला, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मैडम ब्राउन से आपकी मुलाकात हो गई? वो बोला, हाँ, और जब ही मैंने कहा कि अपने पार्को होने का यकीन दिला दो। मैंने कहा, मैडम ने आपको ये भी बता दिया होगा कि किस तरह मैं उन्हें कैद से निकाल कर लाया हूँ। वो बोला, हाँ हाँ। उसकी मुट्ठियां बार बार भिंच रही थीं। वो कड़ी निगाहों से मुझे घूरे जा रहा था। गालिबन उसे मेरे ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, और ये भी बता दिया होगा जनरल के मेरे मकासद क्या हैं? उसने बिलाखिर ढीला पड़ते हुए कहा, हाँ डियर, हाँ। मैंने पूछा, जनरल ये जगह हमारी गुफ्तगू के लिए महफूज है? जनरल टेरिस ने जवाब दिया, कतई महफूज है। मैंने कहा, तो फिर आपको मुख्तसर तफसील बताए बगैर कोई चारा नहीं है। वो लड़की जो ग्रीन पोल की नुमाइंदा है, कैथी ब्राउन की हैसियत से यहाँ मौजूद थी। ग्रीन पोल वोल्टोमोबाइल के लिए काम कर रही है और मैं भी इस वक्त तक उससे मुखलिस था जब तक ये बात मेरे इल्म में नहीं आई थी कि वोल्टोमोबाइल यहूदियों का आलाए कार है। मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है जनरल, और मैं उसके मफादात के लिए काम करता हूँ। फिर भला ये किस तरह मुमकिन था कि मैं वोल्टोमोबाइल के हक़ में काम करूँ? यहाँ से मैं ज़हनी तौर पर ग्रीन पोल से अलग हो गया, लेकिन ग्रीन पोल के लिए जो लड़की काम कर रही है, मैं उसके साथ भी कोई बड़ी ज़्यादती नहीं कर सकता। कम से कम उसे जानी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, वरना शायद मैं उसे ख़त्म कर देता। उसे मुतमईन रखने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं मिकोयाई की हैसियत तर्क कर दूँ और उसे भी उसकी हैसियत से हटा दूँ। आप गालिबन इन बारीकियों को समझ रहे होंगे। मैंने फ्लॉयड की हैसियत इख्तियार कर ली और ये सिर्फ इत्तेफाक है जनरल के फ्लॉयड भी आप ही का आदमी निकला। मेरा ख्याल है इस हद तक बता देना काफ़ी है, इसके बाद आप खुद ही सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें। जनरल बोला, डियर पार्को, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हूँ। अब मुझे तुम पर एतबार आ चुका है। तुम जिस तरह चाहोगे मैं तुम्हारी ज़रूरियात के मुताबिक अमल करूँगा। मेरा ख्याल है हमारे तुम्हारे दरमियान इतनी गुफ्तगू यहाँ पर काफ़ी है। मुझे ये बताओ कि तुम अब से लेकर रात तक किस वक्त साउथ पार्क हेवन पहुँच सकते हो। वहाँ पर हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी। मैंने कहा, जो वक्त आप मुझे दें जनरल। वो बोला, तो फिर रात के ठीक 10:30 बजे मैं साउथ हेवन पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बस अब तुम जाओ और यहाँ के हालात पर निगाह रखो, हमारी बाकी गुफ्तगू बाद में होगी। जनरल ने कहा और मैं उसके सामने से उठ गया। जनरल ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद कर लिया था। मैं उसे सलाम करके बाहर निकल आया। जनरल टेरिस को मैंने शीशे में उतार लिया था। अब तक मैंने जो इक़दामात किए थे मेरी दानिस्त में तसल्ली बख्श थे। दिल में कोई तकलीफ दे एहसास उभरता था तो वो तहजीब के लिए था। ग्रीन पोल की तरफ से वो मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ काम कर रही थी। पता नहीं नाकामी उसके लिए क्या अजाब लाए, मुमकिन है उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़े। ग्रीन पोल उसे इस नाकामी के बदले में मौत के घाट उतार दे। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से वो मारी जाएगी। अगर वो मुझ पर इस कदर एतमाद न करती तो शायद इस तरह न फंसती। आखिर इससे कबल काम करती रही थी, लेकिन मैं उस अजीम मिशन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। मेरी नज़र में मफलूकुल हाल और बर्बाद इंसानों की ज़िंदगी हर चीज़ से ज़्यादा कीमती थी। इसराइल के कदम जहाँ भी कमज़ोर किए जा सकें बेहतर है, और इसके लिए हर एहसास को फना कर सकता था। मैं जोजी की तलाश में चल पड़ा। वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। कई जगह उसे तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। मुझे तशवीश हो गई, वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। रात तक जहन में धुआं सा भरा रहा और फिर तकरीबन 8:30 बजे मुझे तहजीब मैल्कम एक्स जोजी के रूप में नजर आई। वो बेहद मुतमईन नजर आ रही थी, जैसे कोई ख़ास बात ना हुई हो। मैंने फ़ौरन उसे जा लिया। उसने माजरत आमेज़ अंदाज में कहा, सॉरी डियर, दरअसल तुम्हें इत्तला दिए बगैर जाना पड़ा।
ग्रीन पोल की तरफ से एक फौरी मीटिंग बुलाई गई थी और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। मैंने तुम्हें तलाश भी किया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इस मीटिंग में शिरकत की इत्तला दे दूं, लेकिन तुम नहीं मिले तो मैं चली गई। मीटिंग में तुम्हें ले जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है तहजीब, मैं सिर्फ तुम्हारी अदम मौजूदगी से बुरी तरह परेशान हो गया था और ये सोचने लगा था कि तुम किसी मुसीबत का शिकार ना हो गई हो। वो बोली नहीं अली, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर कहा चलो आओ बाग की तरफ चलते हैं। यहाँ के हालात पर खुसूसी निगाह रखी जाती थी, खास तौर से उन लोगों पर जो उस महल में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर थे और यहाँ के तमाम मामलात के राजदार भी थे। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि फ्लॉयड पीटरसन की हैसियत से किसी को मुझ पर कोई शुबा नहीं हो सका है। जनरल टेरिस की तरफ से ही खदशात हो सकते थे, लेकिन इससे मेरा मामला तय हो चुका था। पाई बाग में पहुंचकर जोजी ने कहा दरअसल हालात अभी तक कोई ऐसा रुख नहीं इख्तियार कर सके जिन्हें इत्मीनान बख्श कहा जा सके। ग्रीन पोल को वोल्टोमोबाइल की तरफ से वो तमाम वाजिबात अदा कर दिए गए हैं जो इस सिलसिले में हो सकते थे, इसलिए टू को फौरी तौर पर यहाँ आना पड़ा और उसी ने मुझे तलब किया था। मैंने पूछा मीटिंग हो गई? वो बोली हाँ, टू का ख्याल है कि मामलात बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और मैं अपनी कोशिशों में किसी हद तक नाकाम रही हूँ। मैंने तमाम सूरत हाल टू के सामने पेश कर दी थी। उसने यही कहा कि मेरे इक़दामात पायदार नहीं हैं। कैथी ब्राउन की गुमशुदगी हमारे पूरे प्लान को फेल कर सकती है। मैंने टू के सामने जनरल टेरिस का मामला भी पेश किया और टू ने शिद्दत से अपने उस खदशे का इजहार किया कि अगर जनरल टेरिस ही इन मामलात में पसे पुश्त हैं तो फिर सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। उसकी तरफ से मुझे कुछ हिदायत मिली हैं जिन पर अमल करते हुए तमाम सूरत हाल को संभालना है। मैंने तहजीब मेलकम एक्स से पूछा गोया अब ये मामला टू के हाथ में चला गया? वो बोली हाँ, और मेरा ख्याल है अली ये बुरा नहीं हुआ। कम से कम अब मुकम्मल तौर पर मैं जिम्मेदार नहीं रही। कैथी ब्राउन की गुमशुदगी के बाद सूरत हाल बेहद खौफनाक हो गई है। जब तक वो दोबारा हमारे हाथ नहीं आ जाती हम पूरे एतमाद के साथ कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि कैथी को वहाँ से ले जाने वाला कौन था और वो लोग किस हद तक हालात से वाकिफ हो गए हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है, फिर अब क्या प्रोग्राम है? वो बोली ग्रीन पोल के खुसूसी नुमाइंदे कैथी ब्राउन की तलाश में मसरूफ हो गए हैं। यहाँ के तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए और कैथी की पिछली जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद फौरी तौर पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ग्रीन पोल के आदमी गोटे हिल की अफवाज में शामिल हो जाएंगे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि जनरल टेरिस के हामी कौन कौन से हैं और वोल्टोमोबाइल किन पर भरोसा करता है। देखें अब इस सिलसिले में मजीद क्या इंकशाफात होते हैं। मैंने पूछा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो बोली मुझे जोजी की हैसियत से बदस्तूर यहाँ रहना है और अगर ये हैसियत ख़त्म हो जाए तो फिर कोई नई शक्ल इख्तियार करना होगी। अब इसके इंतजामात हो गए हैं। मेरा ख्याल है बहुत मुख्तसर से वक्त में वोल्टोमोबाइल के महल में ग्रीन पोल के आदमी मुख्तलिफ सूरतों में दाखिल हो जाएंगे। मैंने कहा गोया तुम्हारी जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। वो बोली सिर्फ कम हो गई हैं, ख़त्म नहीं। मैंने पूछा इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई? वो बोली नहीं, अलबत्ता टू ने मुझे मशवरा दिया है कि वोल्टोमोबाइल को उस जगह से हटा लिया जाए। जो लोग कैथी ब्राउन तक पहुंच सकते हैं वो वोल्टोमोबाइल को भी तलाश कर सकते हैं। मैंने कहा खूब, तो वोल्टोमोबाइल की जगह तब्दील कर दी गई? बोली तब्दील कर दी जाएगी। मैंने कहा लेकिन उसके बावजूद हमें उसकी रिहाइश गाह से आगाह रहना चाहिए ताकि किसी भी लम्हे हम उसे अपने काबू में कर सकें। मैंने कहा उसकी तुम फिक्र मत करो, वो हर लम्हा हमारी दस्तरस में रहेगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें उसकी नई रिहाइश गाह के बारे में तफसीलात फराहम कर दूंगी। वैसे तुम्हारे जहन में कोई और ख़ास बात आई है? मैंने कहा नहीं, अभी तक हालात जूं के तूं चल रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने इस नए रूप में अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। इब्तदाई मामलात हमने संभाल लिए हैं और यूं महसूस होता है जैसे आइंदा भी हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तहजीब ने कहा ठीक है, वैसे मैं तुम्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करती रहूंगी। मैंने कहा यकीनन मैं भी यही चाहूँगा कि तुम मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह करती रहो, वरना मेरा वजूद बेमकसद हो जाएगा। यूं समझो अब मैं अपने हाथ पांव समेटने पर मजबूर हो गया हूँ। पहले हम जो कुछ कर रहे थे वो इस बुनियाद पर कर रहे थे कि सब कुछ हमें ही करना है, लेकिन कहीं यूं ना हो कि हम कोई कदम उठाएं और ग्रीन पोल के सरकर्दा अफराद उसकी मुखालिफ समत में काम करें। इस तरह हमारी कोशिशें बेमानी हो जाती हैं, जबकि उनमें जगह जगह जिंदगी की बाजी लगाना पड़ती है। तहजीब ने कहा तुम अपना काम जारी रखो अली, मैं वादा करती हूँ कि दूसरी समत से होने वाली किसी भी कार्रवाई से फौरन तुमको बाखबर कर दूंगी ताकि तुम उसकी रोशनी में अपना काम जारी रखो। मैंने गर्दन हिलाई। थोड़ी देर तक हम लोग गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद मैंने तहजीब से वापस चलने के लिए कहा और उसके बाद हम जुदा हो गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے